ममता सरकार के विरुद्ध बीजेपी के प्रदर्शन से दिन भर चला बवाल। हावड़ा कोलकाता में आगजनी, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज। हिंसा पर हाईकोर्ट ने सोमवार तक गृह सचिव से मांगा जवाब। अरविंद केजरीवाल पर अमित शाह का वार, कहा सपनों के व्यापारी को गुजरात में नहीं मिलेगी सफलता। यहां के लोग इंसान पहचानते हैं और उसके काम की करते हैं कद्र। योगी के फॉर्मूले पर उत्तराखंड में भी होगा मदरसों का सर्वे। यूपी में सर्वेक्षण पर राजनीति जारी। मुस्लिम नेताओं ने आज भी उठाया सवाल। बिहार के बेगूसराय में मोटरसाइकिल बदमाश अंधाधुंध चलाई गोली, एक व्यक्ति की मौत, 8 घायल। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर किया हमला। और आतंकी हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान का नया पत्रा। एससीओ बैठक से पहले अफगानिस्तान को पत्र में लिखा, नंगरहार में छिपा है मसूद, करो गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इंडियन आर्मी के एक जवान को एक कॉल आता है। बाद में ये कॉल वीडियो कॉल में तब्दील हो जाता है। बातचीत रॉन्ग नंबर से शुरू हुई थी, लेकिन फिर बाद में सब कुछ राइट हो जाता है। दोनों फ़ोन पर खूब बातें करते हैं। ख़ास तौर पर लड़की बेहद बेतकल्लुफ़ी से बात करती। पर फिर एक रोज़ पता चलता है कि बातों बातों में ही वो लड़की न जाने कितनी ही जानकारियाँ उड़ा ले गई। दरअसल पाकिस्तान की जासूस हसीनाओं का ये बिल्कुल नया और ताज़ा खेल है। मेरे दिल में जो अरमां है, पास आके जरा देखो ना। मेरा तो जो भी है तू ही था, तू ही है, बाकी जहां है बेगाना। इन अदाओं में साजिश छुपी है। तू हंस के देखता सही, मैं खुद नू भी बदल दांगी। इस खूबसूरती में चालाकी, किनारे में सरगम छेड़े है अब कोई अनजाना। इन तस्वीरों में माइंड गेम, और इस साजिश को समझने में जरा सी चूक करने पर गेम ओवर। सारी दुनिया से जीत के मैं आई हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारी किया। तूने क्या सर मदद का राज कहती हूँ कि जब जब सांसें लेती हूँ तेरा ही नाम लेती हूँ, ये तूने क्या किया। इंडियन आर्मी की एक यूनिट में तैनात 24 साल के एक जवान के मोबाइल फोन पर अब से कोई 10 महीने पहले अचानक ही एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से लड़की की आवाज सुनाई देती है। हेलो, कौन? संदीप बोल रहा है क्या? नहीं, आप कौन? क्यों मजाक कर रहा है? तो संदीप ही है। सच में मैं संदीप नहीं हूँ। आप कौन हो? मैं संदीप की दोस्त बोल रही हूँ। आप संदीप नहीं हो तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर बताओ, मैं अभी उस पर वीडियो कॉल करती हूँ। इस छोटी सी बातचीत के बाद अभी आर्मी का ये जवान इस उलझन में पड़ा था कि आखिर ये माजरा क्या है। तब तक उसके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो कॉल भी आ गई। यार, आप वो नहीं हो। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैंने सोचा आप झूठ बोल रहे हो, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। चलो, अब तो आपको तसल्ली हो गई कि मैं संदीप नहीं हूँ। अब आप बताओ कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? मैं भारतीय सेना में एएमसी विभाग मुंबई में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर हूँ। मैं जब मुंबई में ट्रेनिंग कर रही थी तब मैंने ये नंबर मेरी दोस्त से लिया था। मेरी मुंबई में एएमसी की ट्रेनिंग की क्लास लगती थी। तब मैंने काम में मदद के लिए अपनी फ्रेंड से नंबर मांगे थे, तो उसने मुझे आपका नंबर दिया था। ऐसे कैसे मेरा नंबर वहाँ शेयर हो गया? मैं तो वहाँ कभी गया ही नहीं। यार देखो, मैंने नौकरी हासिल करने के लिए कितना स्ट्रगल किया। मेरे पापा भाई नहीं है, एक मम्मी है और मैं हूँ। मैंने कितनी मुश्किल से ये नौकरी पाई है। तुम मुझसे इतने सारे सवाल जवाब कर रहे हो। इंडियन आर्मी के एक जवान से एक गुमनाम लड़की की 15 से 20 मिनट की ये पहली बातचीत आने वाले चंद महीनों में इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खुद उस जवान को भी सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। ये फोन पर बात करने वाले उस जवान ने
दूर दूर तक नहीं सोचा था। लेकिन बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ा और कुछ इतना आगे बढ़ा कि जाने अनजाने इंडियन आर्मी से जुड़ा प्रदीप अपनी आर्मी यूनिट की कई खुफिया और संवेदनशील जानकारियां अपनी इस नई नवेली और चुलबुली दोस्त से साझा करता चला गया। मेरे दिल में जो अरमां है पास आके जरा देखो ना, दिल की दौर में है सरगम छेड़े है अब कोई जाना। असल में इस जवान से फोन पर बात कर रही ये लड़की उसे जोर का झटका धीरे से देने की जमीन पहले ही तैयार कर चुकी थी और इसकी शुरुआत उसने खुद को इंडियन आर्मी की एएमसी यूनिट से जुड़ा बताकर कर ली थी। उसने जवान प्रदीप से कहा कि वो अभी बेंगलुरु की एयरफोर्स यूनिट में एएमसी लेफ्टिनेंट के तौर पर तैनात है और अपना काम सीख रही है। लेकिन न तो ये लड़की इंडियन आर्मी से जुड़ी थी और न ही कोई काम सीख रही थी, बल्कि वो तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और वहां की फौज की ओर से प्लांट की गई हनी ट्रैप की एक ऐसी शातिर खिलाड़ी थी जिसका काम इंडियन आर्मी के जवानों को फांसकर उनसे खुफिया और संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करना था। और अपने इस काम के पहले चरण में वो काफी हद तक कामयाब भी रही, क्योंकि वो आर्मी में गनर प्रदीप को अपनी झूठी बातों पर यकीन दिलाने में कामयाब हो चुकी थी। लड़की ने अपना नाम रिया बताया था और अब रिया और प्रदीप की दोस्ती हो चुकी थी। कम से कम प्रदीप को तो यही लग रहा था। अब दोनों लंबी बातें करने लगे और वीडियो कॉल का सिलसिला भी चल पड़ा। रिया अक्सर आर्मी की वर्दी में किसी दफ्तर में बैठी नजर आती और घंटों प्रदीप से बातें करती। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती से प्यार मोहब्बत तक बढ़ गई और अब रिया कभी कभी साजिश के मुताबिक अपने कपड़े तक उतारकर प्रदीप को ज्यादा से ज्यादा रिझाने की कोशिश करने लगी और प्रदीप रिया की खूबसूरती और अदाओं की जाल में बुरी तरह फंसने लगा। प्रदीप इसी साल 14 और 15 जनवरी को जैसलमेर के लाठी गांव में अपनी यूनिट के साथ सालाना युद्धाभ्यास के लिए पहुंचा था और वहां से करीब हफ्ते भर बाद वापस लौट आया। मगर इस दौरान भी उसकी हर शाम रिया से बातें होती रही और वो रिया के कहे मुताबिक उसे वहां चल रही ड्रिल की हर एक जानकारी देता रहा और तमाम गतिविधियों की एक एक तस्वीर भी भेजता रहा। असल में रिया ने उससे ये जानकारियां जुटाने के लिए एक कहानी गढ़ी थी और उसने प्रदीप से कहा था कि उसकी अपने यूनिट में काम करने वाली एक लड़की से लड़ाई हो गई है, जिसके बाद उसे सजा के तौर पर वहां क्लर्क का काम सौंप दिया गया है और चूंकि उसे ये काम नहीं आता तो उसे मदद की जरूरत है। और फिर मदद के नाम पर वो प्रदीप से अपनी यूनिट से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें मांगने लगी। इधर उसकी बातों पर यकीन कर प्रदीप उसे अपनी तैनाती वाली जगह की हर एक जानकारी मुहैया कराने लगा। प्रदीप के जोधपुर लौट आने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा और आईएसआई की जासूस रिया ने उससे कहा कि उसकी यूनिट में क्लर्क के पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे अपने काम के लिए उन डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें चाहिए। इस पर प्रदीप ने चुपके से 2 हिस्सों में कई पन्नों की तस्वीरें खींचकर रिया को भेजी। फिर नजर बचाकर वहां की मिसाइल यूनिट की बैटरी रूम में रखे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें भी उसने रिया को भेज दी। उसने वहां के कंप्यूटर के कई स्क्रीनशॉट लेकर भी आगे बढ़ा दिए, जिनमें क्षमता, लोकेशन समेत कई खुफिया और संवेदनशील जानकारियां थी। इस दौरान रिया लगातार प्रदीप को प्यार मोहब्बत की कहानियां सुनाती रही, उससे व्हाट्सएप पर मीठी मीठी बातें करती रही। मगर इस कहानी का अभी अंत नहीं हुआ था, बल्कि अपने जाल में फंस चुके आर्मी मैन प्रदीप से अभी पाकिस्तानी जासूस को कई और जानकारियां निकालनी थी। अब रिया ने एक और चारा फेंका। उसने मार्च 2022 के आखिरी हफ्ते में प्रदीप से कहा कि अब उसका फोन यूनिट वालों ने जमा कर लिया है। अगर उसके पास कोई और फोन है तो प्रदीप उस नंबर की व्हाट्सएप ओटीपी उसे दे दे, तो फिर वो उसी नंबर से प्रदीप से बात किया करेगी। प्रदीप ने उसे अपने पुराने सिम का नंबर शेयर किया और ओटीपी भी दे दी। लेकिन प्रदीप को तब पहली बार जोर का झटका लगा जब रिया ने उसे एक रोज मिलने के लिए दिल्ली बुलाया, जिस पर प्रदीप तो दिल्ली में उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया, मगर रिया नहीं मिली। ऊपर से उसका फोन भी
हमेशा हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो चुका था। पाकिस्तान में निवासरत एक महिला एजेंट इंडियन नाम से, चदम नाम से पीआई वो काम कर रही थी, उसके संपर्क में था। उसको व्हाट्सअप चलाने के लिए इंडियन ओटीपी नंबर सप्लाई कराया और साथ साथ सामरिक महत्व वाले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और वीडियो और सूचनाएं प्रदीप ने यहाँ से महिला एजेंट के पास भेजा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके एमआई को साथ लिया और साथ साथ सेंट्रल आईबी वगैरह को साथ लेके जॉइंट तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके तहत प्रदीप को डिटेन करके उससे पूछताछ करने के बाद उसके कब्जे में जो मोबाइल या जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट साधन थे उसको फॉरेंसिक तरीके से चेक करके परीक्षण करके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और जो साक्ष्य वगैरह बरामद किए और उसके खिलाफ ओएस एक्ट केस, जासूसी केस पढ़ने पर उसके खिलाफ केस दर्ज करके आगे कार्रवाई की। असल में प्रदीप के लिए ये झटके की शुरुआत भर थी। वो मार्च के महीने से ही राजस्थान पुलिस की सुरक्षा शाखा की रडार पर आ चुका था। पुलिस उसका फोन सर्विलांस पर लगा चुकी थी और आखिरकार 21 मई को उसे जयपुर में पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मगर सच्चाई यही है कि तब तक प्रदीप जाने अनजाने इंडियन आर्मी को बहुत चोट पहुंचा चुका था। उसने सेना के ऑफिशियल फॉर्मेट, उससे जुड़े चिन्ह, मिसाइल यूनिट की गोपनीय जानकारी समेत तमाम चीजें पाकिस्तानी जासूस के हवाले कर दी थी। राजस्थान पुलिस की सुरक्षा शाखा अब तक ऑपरेशन सरहद के जरिए 30 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। इन 30 में से 8 सैन्य कर्मी है और 22 सिविलियन है। ऑपरेशन सरहद में के जरिए राजस्थान पुलिस उन लोगों पर नज़र बनाए हुए है जो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के चंगुल में फंस जाते हैं। लगातार सुरक्षा शाखा निगरानी बनाए हुए है। प्रदीप कुमार का केस केवल एक उदाहरण है और भी ऐसे कई सैन्य कर्मी जो है वह पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जय किशन शर्मा, जयपुर आज तक। पाकिस्तान कैसे तैयार करता है अपनी इन जासूस हसीनाओं को, ट्रेनिंग की पूरी कहानी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। आप समुद्री किनारे पर नहीं आए। चेहरे पर बारिश की छींटें हैं, जुबां पर धूल भरी आंधी का स्वाद है, घुटनों तक मुड़ा हुआ धीरज, हाथों में थामा हुआ साहस, आप देख रहे हैं कि गुफा काफी गहरी है और अनुभव का हथियार है। हम आपके आंगन का सबसे पुराना नीम का पेड़ है। हमें नाज तो है पर अपने ताज पर नहीं, उस विश्वास पर जो आपने दिया। हमारे चैनल में खास यही है कि ये बस चैनल नहीं है, ये जिंदगी का बयां है और जिंदगी अतीत का ख्वाब नहीं है। जिंदगी आज है, अभी है, यही है। आज तक आपका चैनल। ये है बीजेपी का हल्ला बोल, ये है ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की हुंकार, ये है कोलकाता चलो मार्च। हावड़ा में ममता के पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाला। हावड़ा मैदान से सचिवालय के घेराव के लिए शुभेंदु आगे बढ़े ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने रास्ता रोक दिया। शुभेंदु के साथ बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी भी पूरे जोर शोर से नारे लगा रही थी। जब दोनों बिना इजाजत मोर्चा आगे ले जाने पर अड़े तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।
बीजेपी के सचिवालय घेराव मार्च को पुलिस की मंजूरी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी अपने प्रदर्शन पर अड़ी रही। बंगाल के शहर शहर से कोलकाता चलो मार्च निकल पड़ा। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक, नंदीग्राम से लेकर बोलपुर तक, कोलाघाट से बर्दवान तक, हर शहर से नवरात्र अभियान निकल पड़ा। लेकिन पुलिस हर मोर्चे पर पहले से घात लगाए तैयार थी। ये जनता का आंदोलन है। जनता का पैसा जिन लोगों ने चोरी किया है उसको पकड़ने का आंदोलन है। तो जनता किसी से परमिशन नहीं मांगती, जनता दूसरे को परमिशन दी थी। मुख्यमंत्री को जनता ने परमिशन दिया, ममता बनर्जी को, कि आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तब जाकर वो बैठ पाए। बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने अपने घर न्यू टाउन से नवरात्र अभियान पर निकले। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बंगाल सचिवालय के घेराव का ऐलान पहले ही कर दिया था। तैयारी भी जबरदस्त थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने सचिवालय घेराव मार्च को इजाजत नहीं दी। कई शहरों में तो कल शाम से ही बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। शुभेंदु के गढ़ नंदीग्राम में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पथराव किया, लकड़ियां फेंकी, सड़क पर टायर फूंके। ममता सरकार बनने के बाद ये बीजेपी का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। पहली बार बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर आए। हावड़ा से अनुपम मिश्र और कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। दोस्ती से शुरू होने वाला ये खेल अपने आप में बेहद खतरनाक है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाक सेना बाकायदा इस खेल की न सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, बल्कि अपने खिलाड़ियों को पूरी ट्रेनिंग देने के बाद ही मैदान में उतारते हैं। बोली भाषा, कपड़ों से लेकर बैकग्राउंड की तस्वीरें तक क्या होंगी, इस पर भी बेहद बारीकी से काम करते हैं। जोधपुर के आर्मी कैंट में तैनात जवान प्रदीप का हनी ट्रैप पाकिस्तान की ओर से जारी हनी ट्रैप के इस खेल की एक वानगी भर है। असल में वहां की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस बेहद संगठित तरीके से ये सारा खेल खेल रही है और खूबसूरत लड़कियों को जासूस के तौर पर हायर कर उन्हें भारतीय जवानों और अफसरों को फंसाने का काम सौंपती है और इस काम के लिए उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। आज हम आपके सामने पाकिस्तान के इस नापाक जाल बट्टे से जुड़े एक एक राज का खुलासा करेंगे, जो किसी की भी आंखें खोल देने के लिए काफी हैं। ये वो खुलासे हैं जो भारतीय एजेंसियों की जांच में निकलकर सामने आए हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने इस काम के लिए बाकायदा 7 मॉड्यूल तैयार कर रखे हैं, जिनमें 25 से ज्यादा लड़कियां अलग अलग रोल में अलग अलग टाइम पर हिंदुस्तानी जवानों और अफसरों को टारगेट कर रही हैं। तो अब आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पाकिस्तानी फौज और वहां की खुफिया एजेंसी के हनी ट्रैप रैकेट का एक एक सच बताते हैं। ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस कराची, लाहौर और हैदराबाद जैसे शहरों में खूबसूरत लड़कियों और सेक्स वर्कर्स को इस काम के लिए तैयार करती है। इन लड़कियों के सिलेक्शन का सबसे बड़ा पैमाना उनकी खूबसूरती ही होती है। कई बार इस काम के लिए कॉलेज गर्ल्स को भी अलग अलग किस्म का लालच देकर तैयार किया जाता है। इन लड़कियों को ट्रेनिंग के बाद इंडियन फोर्सेस के जवानों और अफसरों से बातचीत करने के लिए तैयार किया जाता है। इस ट्रेनिंग में उन्हें इंडियन फोर्सेस के बारे में जानकारी दी जाती है। अफसरों के रैंक, यूनिट के बारे में जानकारी, उनकी लोकेशन के बारे में बताया जाता है। हनी ट्रैप के इस पूरे खेल के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर भी उन्हें मॉनिटर करते रहते हैं। यानी इन लड़कियों का रोल एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होता, जिन्हें बाद में या तो हटा दिया जाता है या फिर नया काम सौंपा जाता है। पाकिस्तानी हनी ट्रैप की इस साजिश के टारगेट पर इंडियन आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, DRDO, रेलवे और BSF से जुड़े जवान और अफसर शामिल होते हैं। और इस पूरे मिशन में एक बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि लड़कियों को अपने टारगेट के सामने ऐसे पेश किया जाए जिससे टारगेट को दूर दूर तक उन पर शक न हो और उनकी असलियत का पता न चले। इसके लिए ट्रेनिंग के बाद लड़की को आर्मी कैंट या वहां के किसी कॉलेज में एक कमरा दे दिया जाता है, जिसे वो लड़की अपने कमरे के तौर पर डेकोरेट करती है और अपने टारगेट को दिखाती है।
कमरे की दीवारों पर भगवान की तस्वीरें, पूजा पाठ की सामग्री रखी होती है। यहाँ तक कि इस दौरान लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ इंडियन ड्रेसेस पहनने की ही इजाजत होती है और वीडियो कॉल में ये चीजें देखकर इंडियन आर्मी से जुड़े जवान और अफसरों को इन लड़कियों के हिंदू होने का पूरा यकीन हो जाता है। असल में ऐसा करने के पीछे फोकस पाकिस्तान से हिंदुस्तान शिफ्ट करने का होता है, ताकि किसी भी कीमत पर लड़कियों की पोल न खुलने पाए। अब बात मोडस ऑपरेंडी यानी अफसरों और जवानों को फंसाने के तौर तरीके की, तो इसकी शुरुआत होती है दोस्ती से। पाकिस्तानी हनी ट्रैप रैकेट में शामिल ये लड़कियां पहले सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर जवानों और अफसरों की तलाश करती हैं और फिर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं। प्लानिंग के मुताबिक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही बातचीत, दोस्ती और प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि इस दौरान जवानों और अफसरों से शादी तक का वादा किया जाता है। भरोसा जमाने और उसे बनाए रखने के लिए ऐसी लड़कियां जरूरत के मुताबिक बगैर कपड़ों के भी वीडियो चैट शुरू कर देती हैं और इस तरह के न्यूड टॉक के दौरान तमाम तरह की कहानियों के साथ जाल में फंस चुके जवान या अफसर से गोपनीय जानकारियां जुटा ली जाती हैं। अगर कहीं शिकार जानकारी या तस्वीरें देने से इनकार कर दे तो फिर ये जासूस लड़कियां उन्हें ब्लैकमेल करने लगती हैं। इसके लिए ये लड़कियां पहले अपने टारगेट से व्हाट्सएप की OTP हासिल कर लेती हैं और फिर उसी नंबर से चैट करती हैं, ताकि किसी को भी नंबर भारत के STD कोड यानी +91 से शुरू होता हुआ दिखे और चैट करने वाली लड़की भी भारत की ही लगे। पाकिस्तान में इस काम के लिए जो 7 मॉड्यूल एक्टिव हैं, उनमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, आर्मी इंटेलिजेंस लाहौर, पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 412, ISI कराची, मालिर कैंट यूनिट, पाकिस्तान एयरफोर्स 552 मॉड्यूल और चकलाला कैंट रावलपिंडी शामिल है। फिलहाल हनी ट्रैप के इस लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए अब इंडियन आर्मी समेत हमारे देश की तमाम संवेदनशील इकाइयों ने इसके लिए जवानों और अफसरों को अलग से जागरूक करना शुरू कर दिया है। जय किशन व्यास, जोधपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है। ऑटो पर सवार ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अहमदाबाद में चुनावी प्रचार के दौरान ऑटो पर सवार हुए और ऑटो ड्राइवर के घर डिनर के लिए जाने लगे, लेकिन केजरीवाल ऑटो से उतरते इससे पहले ही गुजरात पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें उतरने से रोक दिया। फिर क्या, दिल्ली के सीएम ने पुलिस वाले को पूरा पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि वो क्यों सुरक्षा दे रहे हैं जबकि उन्हें चाहिए ही नहीं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें सर। यहाँ आपने हमें कैद कर VIP सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है। बहस के बाद गुजरात पुलिस के अफसर को दिल्ली सीएम की दलील के आगे झुकना पड़ा। केजरीवाल ऑटो से ही ऑटो ड्राइवर के घर निकल पड़े। आगे आगे ऑटो, पीछे पीछे गुजरात पुलिस के अफसर। मिशन गुजरात पर दिल्ली वाला ऑटो दाव चले। केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर के घर जाकर रात का खाना खाया, तस्वीरें खिंचवाई। लेकिन सियासी बवाल की सुई तो केजरीवाल और गुजरात पुलिस के अफसर में बहस पर अटक गई। बीजेपी ने ड्रामा बताकर हमले की बौछार कर दी।
अहमदाबाद पुलिस ने आपको सुरक्षा देने की बात करी थी, लेकिन आपने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। एक तरफ तो आप विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर आप कहते हो कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जब अहमदाबाद की पुलिस आपको सुरक्षा दे रही थी, आपने जानबूझकर सिर्फ ड्रामा करने के लिए आपने मना कर दिया। मिशन गुजरात पर केजरीवाल ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। कल ऑटो वालों को साधने के लिए कैंपेन चलाया, तो आज सफाई कर्मचारियों के बीच जाकर चुनावी हुंकार भरेंगे। गोपी घंगर, अहमदाबाद, आज तक। रात तक लगा कि आज कुछ रिस्पांस ठीक नहीं मिला है, तो जिस तरह से उन्होंने नौटंकी की, जिस तरह से ये सिक्योरिटी जब पहले मांग रहे थे कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमारी सलामती नहीं है यहाँ गुजरात में, जब सरकार ने सिक्योरिटी दी है तो उसके बाद जब ये पुलिस के साथ जिस प्रकार का इन्होंने बेहुदा वर्तन किया है, हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री के स्टेचर का भी काम नहीं था और इस पार्टी का जो यहाँ गुजरात में इतनी जो भी मेहनत की है उसके बाद जो उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उसका यह फ्रस्ट्रेशन सीधा दिख रहा था। उनका मकसद सुरक्षा देना या नहीं देना नहीं था, उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकना। जनता में तो केजरीवाल जाएगा, केजरीवाल तो जनता का आदमी है, केजरीवाल तो जनता में जाएगा और इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो केजरीवाल को जनता से काट सके। तो तर्क वितर्क मत कीजिए, आप उनकी मंशा समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं गया ना, सिक्योरिटी दी ना उन्होंने, नंगे हो गए ना। अहमदाबाद पुलिस ने आपको सुरक्षा देने की बात करी थी, लेकिन आपने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। एक तरफ तो आप विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर आप कहते हो कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जब अहमदाबाद की पुलिस आपको सुरक्षा दे रही थी, आपने जानबूझकर सिर्फ ड्रामा करने के लिए आपने मना कर दिया। तो ये दोगली राजनीति जो है हिंदुस्तान की जनता देख रही है, और ये जो आप बेचारा बनने के लिए ये सब जो ड्रामा कर रहे हैं, ये जो बेचारा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गुजरात की जनता समझती है, गुजरात की जनता समझदार है, और इस तरह का जो आप जो प्रपंच करते हैं वो अब देश के सामने आ चुका है। जब मैं ऑटो में बैठा, वो जो पुलिस ऑफिसर था उसका कसूर नहीं था, वो फोन पे बात कर रहा था, कोई ऊपर से नेता का फोन आ रहा था, केजरीवाल को जाने मत दो, केजरीवाल को जाने मत दो। मेरा निवेदन सारी पुलिस से है कि अब इनके गलत ऑर्डर मानने बंद कर दो, अब डरो मत, खुल के आ जाओ सामने। सारी गुजरात पुलिस से मेरा निवेदन है, जनता का साथ दो, जनता के पक्ष में रहो, और ये अगर कोई गलत आदेश देते हैं, बोलो हम नहीं करेंगे। गाजियाबाद के रहे डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला इन दिनों खौफ में है। इस खौफ की वजह है एक कॉल जिसमें उन्हें सिर तन से जुदा की धमकी दी गई है। गाजियाबाद के लोहिया नगर चौकी के पास करीब 24 साल से क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर अरविंद के मुताबिक वो विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी कोई भड़काऊ पोस्ट या मैसेज नहीं किया। लेकिन 1 सितंबर की रात अनजान नंबर से 2 बार व्हाट्सएप कॉल आई। बताया जाता है कि कॉल अमेरिका के न्यू जर्सी से आई थी। डॉक्टर के मुताबिक पुलिस ने शुरुआती नानुकुर के बाद केस दर्ज कर लिया है। धमकी से इस कॉल डॉक्टर और उनका परिवार खौफ में है। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए घर और क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं।
सर तन से जुदा की धमकी का मामला सबसे पहले राजस्थान के उदयपुर से सामने आया था, जब नुपुर शर्मा के समर्थन वाले पोस्ट पर एक दर्जी का सिर काट दिया गया था। इसके बाद अमरावती में उसी तरह से उमेश कोले का केस आया और अब गाजियाबाद के डॉक्टर का केस। सवाल उठा कि डॉक्टर को धमकाने वाला कौन है? क्या ये किसी की शरारत है? हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक।